बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 16 है, ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये कि मैंने तो 16 लिख दिया है। अब तक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 20 एक लेक्चर हो गए हमारे। एजेंडा हमारा आज का ये है कि हम MVC पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, और इसको पॉलिश करेंगे थ्रू आउट द 2 लेक्चर्स। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक ऑब्जर्वर पैटर्न पढ़ा था। ऑब्जर्वर पैटर्न क्या था, कोई रिपीट कर सकते हैं जी? हाँ, 1 to many रिलेशन होता था, जिसमें 1 जो है वो आमतौर पर क्या होता था और मैनी क्या होता था, ऑब्जर्वर्स होता। लेकिन आगे चल के मैंने बताया था कि एक बिल्ट इन जावा में बिल्ट इन ऑब्जर्वेबल क्लासेस भी हैं, पैकेजेस भी हैं, और इसके बारे में हमने लैब के अंदर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, याद है आपको? बिल्ट इन, ये सारी की सारी सपोर्ट बिल्ट इन है जावा के अंदर। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आपने ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेबल इंटरफेसेस बनाने हैं और फिर उसके बाद कंक्रीट क्लासेस लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ये जो आपको क्लास नज़र आ रही है ऑब्जर्वेबल, ये बिल्ट इन है, और ये ऑब्जर्वर भी बिल्ट इन है। ठीक है, सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही पंखे की वजह से। नहीं और आइडेंटिटी के साथ कंफ्यूज ना करें ना इसको। ऑब्जर्वर पैटर्न ये था कि इसमें मैनी ऑब्जर्वर्स थे और एक ऑब्जर्वेबल क्लास थी, फिर जिसे हम सब्जेक्ट क्लास कहते थे। तो रिलेशनशिप इसी तरह था। ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपस में, कंफ्यूज ना करें इसको। ये एनकैप्सुलेशन को कंफ्यूज ना करें, हर जगह यूज़ होती है। डायग्राम से कंफ्यूज ना हो, जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही है। ठीक है, यानी कि 1 to many रिलेशनशिप होल्ड करता है। ऑब्जर्वेबल एक क्लास होती है आमतौर पर, और एक से ज़्यादा भी उसकी, लेकिन नॉर्मली एक होती है, और ऑब्जर्वर्स बेशुमार होते हैं। जी, बिल्ट इन एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस बिल्ट इन क्लासेस है ना। ऑब्जर्वेबल, अब अगर मैंने कोई क्लास बनानी है तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जर्वेबल या सब्जेक्ट क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। All I need to do is to just write down the concrete subject या concrete observable class. Same is true for the other side. I only need to write down the concrete observer classes. ठीक है? आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पहली बात, हम स्क्रैच से नहीं लिखेंगे कुछ भी। सेकंड, इसके स्टेप्स क्या थे, ज़रा इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी। वी हैव टू रेफर बैक अगेन एंड अगेन। ठीक है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसे ऑब्जर्वर बनाना है हमने, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले तो कराना पड़ेगा ऑब्जर्वर इंटरफेस इंपोर्ट कराना पड़ेगा, java.utl.observer। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा इस जगह पर। अब इस स्टेप्स को दोबारा से देखते हैं डिटेल में। सेकंड क्या चीज़ है, फॉर द ऑब्जर्वेबल टू सेंड नोटिफिकेशंस। ऑब्जर्वेबल कौन सी क्लास थी, सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, इस तरह। इसे नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो से सेट चेंज्ड मेथड लिखना पड़ेगा। सेट चेंज्ड ये बिल्ट इन है, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई चेंज आएगा, चेंज कब आता है क्लास में, जब उसकी स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज कब होती है, जब म्यूटेटर्स काम करते हैं। अब म्यूटेटर्स क्या होते हैं, जो सेटर्स होते हैं, या कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करे, जैसे सेट एज, सेट टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर,
ये सारे के सारे ऐसे फंक्शनैलिटी हैं जो स्टेट्स को चेंज करती हैं। तो जब भी स्टेट चेंज होगी तो स्टेट चेंज कॉल हो जाएगा। मतलब ये कि स्टेट चेंज हो गई है। और दूसरा क्या होगा, नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। ये दो बिल्ट इन मेथड है किसके, ऑब्जर्वेबल के। ऑब्जर्वेबल इंटरफेस जो कि बिल्ट इन है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट के ये क्या है या किस तरीके से लिखने हैं। आपने लिखने नहीं है, ये लिखे हुए हैं, ये रेडीमेड है। दो चीज़ें मैंने बताई हैं। एक तो ये चीज़ बताई है कि जो ऑब्जर्वर्स होंगे उनको ऑब्जर्वर इंटरफेस लिखना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा किसके साथ, ऑब्जर्वेबल के साथ, इसके साथ। ये खुद रजिस्टर कराएगा इसके साथ, ठीक है। खुद से बना दिया कि इसका ऑब्जेक्ट इधर होगा और इसको रजिस्टर करेगा, ठीक। तीसरा स्टेप क्या है कि ये जो ऑब्जर्वर्स हैं उसके अंदर अपडेट फंक्शन होना चाहिए कि जब भी नोटिफिकेशन सेंड होगी तो रिसीव कहाँ होगी, अपडेट के अंदर। जब भी नोटिफिकेशन सेंड होगी तो ऑब्जर्वर का अपडेट कॉल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा इसको आप मज़ीद डेप्थ में देख लीजिएगा। दूसरा पैटर्न जो आज इस्तेमाल हो सकता है वो है स्ट्रेटजी पैटर्न। स्ट्रेटजी पैटर्न भी एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि वी हैव अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम ऑन द राइट साइड among which we have to select one at one time। जैसे कि यहाँ पे डक है तो डक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसके जो फ्लाई बिहेवियर था और क्विक बिहेवियर था ये रन टाइम पे चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेटजी पैटर्न कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड जैसे क्लाइंट कह रहे हैं ये हमारे केस में व्यू होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें ये कंट्रोलर्स होंगे, ऑल राइट। क्लियर है। लेफ्ट साइड पे हमारे वी होगा, MVC में से वी होगा। मैं जरा बता दूँ कि MVC मतलब से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी इधर। ये वी होगा और ये C होगा और ये M कहाँ होगा, M कहाँ होगा, मॉडल है जो ये जो हमने पिछला पढ़ा है इसमें से ये होगा और ये क्या होगा, ये अगेन व्यू होगा। जब भी चेंज आएगा इसमें तो किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, वैसे तो दोनों को इन्फॉर्म करना चाहिए लेकिन कम से कम इसको तो ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, सॉरी इसको व्यू को, व्यूज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो इसको अपडेट कर ले। मैं इसको छोटी सी एग्जांपल, मेरे ख्याल आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपका इंटरफेस है फर्स्ट टाइम, ये आपके कंट्रोलर है और ये आपका मॉडल है। इसी तरह होता है कुछ। अब क्या किया, फर्स्ट पहले के यूजर ने कुछ इनपुट दिए। फर्स्ट पहले उसका इंक्रीज टेम्परेचर, ये इंक्रीज टेम्परेचर पहले से प्लस जाएगा। ये डिसाइड करेगा कि मैंने किधर देना है, इसको देना है, किसी और को देना है, किस मॉडल को देना है और किस तरीके से देना है। ये इसको लूप भेजेगा, इसकी स्टेट चेंज होगी। ये चूँकि है हमारा ऑब्जर्वेबल, सर मैं चीज़ें रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जर्वेबल होगा। तो जब भी इसने कहा इंक्रीज टेम्परेचर, यहाँ से यूज़र ने कहा इंक्रीज टेम्परेचर, उसने बटन प्रेस किया कोई भी, ये रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर के पास, जाहिर सी बात है कंट्रोलर ही होगा।
और कंट्रोलर भेजेगा मॉडल के पास, मॉडल के मतलब हमारे केस में वो ऑब्जर्वेबल होगा। और जब भी इंक्रीज करने के बाद इसकी स्टेट चेंज होगी, जो स्टेट चेंज होगी ऑटोमेटिकली इसको नोटिफिकेशन भेज देगा। नोटिफिकेशन कैसे भेजेगा इधर देखेगा जब पहले कॉल करेगा सेट चेंज, फिर कॉल करेगा नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, और ये नोटिफिकेशन चला जाएगा इसके पास। ये हमारे केस में क्या है, ऑब्जर्वर समझ के बात है, ये हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन भेजेगा इसके पास ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे पता लग जाए कि नोटिफिकेशन आई है। इसके पास होना चाहिए अपडेट मेथड। नो इसमें स्टेट चेंज किया, ऑब्जर्वेबल अगर स्टेट चेंज होनी है तो होगी, अगर इंक्रीज टेम्परेचर तो स्टेट चेंज होगी। तो जब मॉडल के पास आएगी रिक्वेस्ट, स्टेट भी चेंज होगी ऑटोमेटिकली, इसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। कोई काम कर रहा है ना ऑब्जर्वर, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, इसने बटन प्रेस किया, कुछ भी किया, वो स्टेट चेंज असल में स्टेट परसिस्टेंस यहाँ पे होती है, डाटा आपका यहाँ है। जो डाटा से डील करेगी क्लास हुई है, ये क्लास डील नहीं कर रही, ये डीकपलिंग है सारी, यही तो मसला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ये सारी डीकपल्ड है यहाँ पर। इसलिए हम इसे कहते हैं मॉड्यूलैरिटी आती है। डिज़ाइन के अंदर मॉड्यूलैरिटी तभी आती है जब सारी आपस में डिफरेंट हो, अलग अलग। यदि कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे नया एक मॉडल ऐड कर सकता हूँ विदाउट अफेक्टिंग द अदर सिस्टम। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोलर्स ऐड कर सकता हूँ यूजिंग स्ट्रैटेजी पैटर्न, क्योंकि स्ट्रैटेजी किसी को भी चेंज हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द अदर सिस्टम। स्ट्रैटेजी पैटर्न क्या था कि एक फंक्शनैलिटी रन टाइम उसको दी जा सकती है या किसी को भी ऐड की जा सकती है। यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, वरना हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे नया मॉडल आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम आगे जाके मैं आपको शायद अगली क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अडॉप्टिव पैटर्न अगर मुझे काम मिला, कोई भी नया मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता है और उसको ऐड किया जा सकता है। रन टाइम में कोई भी कंट्रोलर चेंज किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम। यहाँ पे सेम रिजल्ट करते हैं क्योंकि हर चीज़ डीकपल्ड है। और जब मैं डीकपल कह रहा हूँ तो आपको आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाट इज़ डीकपलिंग? जल्दी से बोलिएगा, टाइम आज बहुत कम है। कपलिंग ये क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होना। अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो तो फिर हम इसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करेंगे, इधर चेंज करेंगे इधर भी होगा, इधर करेंगे इधर भी होगा, सेम डिवाइस हो सकती है। लेकिन अगर डीकपलिंग होगी तो फिर जो भी चेंज करेंगे तो बहुत मिनिमम या नो इफेक्ट आएगा। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इन शॉर्ट। स्ट्रैटेजी पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो सकता है बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस। आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं रन टाइम पे या आप नहीं ऐड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम। ये फैमिली ऑफ एल्गोरिथम है जिसके अंदर से ये डिसाइड करेगा कि मैंने किस वक्त किधर जाना है। ऑलराइट, और ऑब्जर्वर पैटर्न कहाँ पे यूज़ हो रहा है? बिटवीन दिस एंड मे बी दिस एंड दिस। लेकिन मैं आज की एग्जाम्पल इसके साथ ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, इसके अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगली क्लास में इसको मज़ीद पॉलिश करें आप। चलिए जी ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम दोबारा से ज़रा स्टेप्स देख लें कि क्या थे। एक ऑब्जर्वर पहले बनाना है हमें, इधर तवज्जो होनी चाहिए आपकी। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो import java.utl.observable इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 2, फॉर दोज मेथड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वेबल ऐड द फॉलोइंग मेथड इन द सेम सीक्वेंस आफ्टर यू डिड समथिंग। मतलब कोई जमा तफरीक किया आपने, तो जमा तफरीक के नतीजे में क्या होगा? स्टेट चेंज होगी ना, होगी या नहीं? तो जब स्टेट चेंज होगी तो आपने ये इसी सीक्वेंस में कॉल करने हैं
स्टेट चेंज करने के बाद स्टेट चेंज नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, बड़ा नेचुरल सा एक फ्लो है। देखें जब भी स्टेट चेंज होगी तो आपने बताना है किसी को कि स्टेट चेंज होगी, लेकिन सबसे पहले आपने अपनी स्टेट चेंज एक मेथड कॉल करना है जो कि ये इंश्योर कर देगा, कंफर्म कर देगा कि स्टेट चेंज हो गई। उसके बाद आपने नोटिफाई ऑब्जर्वर्स कॉल करना है। इसकी भी 2 वर्जन हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको सिंपल ही रखें। अभी आगे जाके इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, ऑल क्लियर? मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेबल तो बहुत ही सिंपल है, बाकी तो आपकी बिजनेस लॉजिक होगी या जो भी आपकी क्लास होगी वो होगी। ऑब्जर्वर्स इधर आ जाएं। हमारे केस में ऑब्जर्वर्स के पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपने 2 पैकेज इंपोर्ट कराने हैं, हमें ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। एक वही ऑब्जर्वेबल जो पहले कराया था, और एक ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, वो ये व्यू ऑब्जर्वर है, तो इसलिए आपको ऑब्जर्वर पैकेज इंपोर्ट कराना है। वेरी सिंपल, ठीक है। नंबर 2, आपको 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, एक ऑब्जर्वेबल के लिए और एक कंट्रोलर के लिए। इसको पता होना चाहिए, इसका और इसका, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, ठीक। और ये हम पहले भी देख चुके हैं एग्जांपल्स जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटजी और ऑब्जर्वर पैटर्न, जिसके अंदर जो ऑब्जर्वेबल होता था या ऑब्जर्वर्स होते थे, उनको कम से कम पता होना चाहिए था कि वो किसके साथ रजिस्टर्ड है। नंबर 3, ऐड दिस इन कंस्ट्रक्टर। किसके कंस्ट्रक्टर में? ऑब्जर्वर के कंस्ट्रक्टर में क्या डालना है? ऑब्जर्वेबल डॉट ऐड ऑब्जर्वर। देखिए आपने रजिस्टर कराना है ना ऑब्जर्वर को, जब तक रजिस्टर नहीं कराएंगे वो नोटिफिकेशन आप रिसीव नहीं कर सकते, तो रजिस्टर कराना ज़रूरी है। तो तीसरा स्टेप है कि रजिस्टर कराओ किसके साथ? ऑब्जर्वर के साथ, ऑब्जर्वेबल के साथ, इसके साथ। और दिस का यह मतलब है कि जो मौजूदा ऑब्जर्वर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, उसी ऑब्जर्वर को आपने रजिस्टर कराना है किसके साथ? जो कि ऑब्जर्वेबल है। हमारे केस में अभी एक फ़िलहाल मॉडल एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल एग्जांपल है। स्टेप नंबर 4, अच्छा अब ये चूँकि ऑब्जर्वर है तो इसने नोटिफिकेशन रिसीव भी करनी है ना, तो नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए एक बिल्ट इन मेथड है अपडेट। खत्म बात। ये छोटे से स्टेप हैं 3-4 जो कि आप अगर लगा लेंगे तो आप एक ऑब्जर्वर बना देते हैं। यू डोंट नीड टू राइट एनी इंटरफेस और ये चीज़ें और वो चीज़ें, यू जस्ट राइट डाउन दीज स्टेप्स, बस रेडी मेड है आपका ऑब्जर्वर। लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्क्रैच से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें मैंने बताई थी शुरू में। ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन? हमीदुल्ला, यहाँ तक क्लियर है जी? किस जगह पे, किस स्टेप में? 4 स्टेप में। अच्छा ये चीज़, ये डाटा भेज सकता है आप, क्या कहते हैं, आपका जो ऑब्जर्वेबल है वो क्लास में कोई डाटा इसमें भेज सकती है क्लाइंट के लिए, ऑब्जर्वर के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ज़्यादा। ऑब्जर्वेबल ओ का मतलब है जिस सब्जेक्ट ने डाटा भेजा है, ये उसकी बात हो रही है, किसने भेजा है, और कुछ उसमें कुछ उसने तोहफे तो है भी भेजे या नहीं, अगर भेजे हैं तो इसमें डाल के भेज देगा। समझ गए? सिंपल वर्ड में आपको समझाने के लिए, किसकी तरफ से खत आया और उसमें कोई आपके लिए गिफ्ट भी है या नहीं, ठीक? और किसकी तरफ से आया, ये क्या होता है? सेंडर। तो यहाँ पे सेंडर क्या है? बेसिकली सेंडर नोटिफिकेशन भेजता है रिसीवर की तरफ। इसके मैं कई नाम ले रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज ना हो जाएगा। इसको सेंडर भी कहते हैं और इसको रिसीवर भी कहते हैं, इसको ऑब्जर्वर भी कहते हैं और इसको ऑब्जर्वर भी कहते हैं, इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं और इसको सब्सक्राइबर भी, सॉरी इसको ऑब्जर्वर ही कहते हैं फिलहाल। इसको वो क्या था, एक सब्सक्राइबर और क्या था, पब्लिशर। ये पब्लिशर भी है, ये पब्लिशर और ये सब्सक्राइबर, इसके 2-3 नाम है इसलिए कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं। कंट्रोलर्स क्या हैं जी? हमारे केस में कंट्रोलर सिंपल ही होंगे। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको 2 इंस्टेंस वेरिएबल आप बनाएंगे, व्यू के लिए और मॉडल के लिए, क्योंकि ये व्यू से इन्फॉर्मेशन लेता है और मॉडल को देता है, इसलिए इसको दोनों को पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो वेटर्स क्लास याद करें जो हमने शुरू में बनाई थी, वेटर्स क्लास को सिर्फ पता होना चाहिए कि
उसके इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड में उसको पता होना चाहिए मैन्यूल्स का, राइट साइड का एडिटर्स का पता होना चाहिए। यही केस यहाँ पे है। कंट्रोलर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने किस व्यू से डाटा लेना खत्म बात और किधर देना बस। इसलिए मुझे 2 इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए। इसे कहते हैं पता, यानी कि इसे कहते हैं मुझे मालूम है कि मैंने किससे लेना और किससे देना, बस। इससे ज़्यादा मुझे इनके बारे में नहीं पता कि ये व्यू क्या है और ये मॉडल क्या है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ऑलराइट, हम यूँ कर लेते हैं कि एक छोटा सा डेमो प्रोजेक्ट देखते हैं, जो कि अभी हम जिसको कोड करेंगे जल्दी से। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेमो किस तरह से काम करेगा, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि ये छोटा सा एक डेमो प्रोजेक्ट है जिसको हम MVC के अंदर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये 2 छोटी छोटी स्क्रीन हैं इसलिए शायद नज़र आ रही हैं ना। कुछ भी नहीं, इंतहाई बोरिंग प्रोजेक्ट है वैसे, लेकिन ये है कि चले समझाने के लिए ठीक है। ये 2 आपके इंटरफेसेस हैं, छोटे छोटे GUIs हैं जिसको हम ये कह लेते हैं कि ये व्यूज़ हैं। अंडरस्टैंड क्या नहीं? अच्छा, अब इसके पीछे क्या हो रहा है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये काम किस तरह से करते हैं कि जब भी मैं टेम्परेचर रेज़ करूँगा तो अब फ़र्ज़ कर लें कि इनका दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। पता है ना इस चीज़ का थोड़ा सा? तो जब मैं फ़ारेनहाइट चेंज करूँगा, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को ये डील कर रहा है, एक ही मॉडल हमारा, जिसे हम टेम्परेचर मॉडल कहेंगे। आज की क्लास में इसको टेम्परेचर मॉडल कहेंगे, ठीक है। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के साथ डील करते हैं। जब फ़ारेनहाइट चेंज होता है तो सेल्सियस भी चेंज होता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर फ़ारेनहाइट 33 होगा तो सेल्सियस बदल जाएगा। वैसे 32 पे सेल्सियस 0 होता है, पता है आपको? 32 पे सेल्सियस 0 होता है, लेकिन जब इसको मैं रेस करूँगा, ये दूसरा क्यों चेंज हुआ है? वाई द अदर चेंज? मैंने तो उसको इंक्रीज़ किया था 32 पे, सॉरी इसे 33 किया मैंने, ये भी इंक्रीज़ हो गया। इसकी वजह क्या है अभी तो देखें। इधर आ जाए वापस। जब मैंने किया रेस टेम्परेचर या इंक्रीज टेम्परेचर तो रिक्वेस्ट गई किसी कंट्रोलर के पास। वो कंट्रोलर के अभी बाद में डिस्कस करेंगे। इस कंट्रोलर में कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ डाटा लेता है और सोचता है मैंने किसे देना है। अच्छा नाम, ठीक है, तो कैश करो, समझिए कि नाम में कंट्रोलर हो। इसने डाटा रिसीव किया, डाटा क्या था? इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1, इसने इसे दिया। समझिए बात। हमारे व्यूज़ कितने थे? 2, अभी 2 ही है ना, एक फ़ारेनहाइट वाला है और एक सेल्सियस वाला है। तो फ़ारेनहाइट से मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, तो रिक्वेस्ट किसी कंट्रोलर के पास गई होगी, कंट्रोलर ने आगे भेज दी। तो जो इसकी स्टेट चेंज हुई, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई म्यूटेटर फंक्शन कॉल हुआ होगा जिससे चेंज हुई। सेट, म्यूटेटर का मतलब है सेट। तो जो इसकी स्टेट चेंज हुई, इसके 2 ऑब्जर्वर थे, इसने दोनों की तरफ नोटिफिकेशन भेज दिया। जब दोनों की तरफ नोटिफिकेशन भेजा तो इसने भी अपडेट कर लिया अपने आप को। इसने कहा अच्छा अब मैंने मेरा जो रेफरेंस था वो 33 है, 32 नहीं है। तो जब इसका रेफरेंस 32 मान गया तो उसने कहा अच्छा अब मुझे 33 के मुताबिक अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने से 0 पॉइंट पता नहीं क्या कुछ कर लिया, ठीक है। तो मैं तो एक चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, या इसको चेंज करूँगा तो वो भी चेंज हो रहा है। वाई इज सो? क्योंकि ये रिलेशनशिप बना हुआ है इनके तरह ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेबल का। अंडरस्टैंड और नॉट? अब जरा इसको करते हैं बंद। और दोबारा से आते हैं।
आज हमारे पास एक रेडीमेड क्लास होगी, मॉडल क्लास, हमें ये लिखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी चीज़ें हमें स्क्रैच से लिखनी पड़ेंगी। इसलिए ज़रा जाग के बैठिएगा, ठीक है, और मेरा साथ दीजिएगा। टेम्परेचर मॉडल हमारे पास बिल्ट इन है, यानी कि ये चीज़ हमें दे दी गई है ताकि हमें ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े। और इसकी शक्ल सूरत क्या ज़रा देख लें। इसमें एक टेम्परेचर फ़ारेनहाइट इंस्टेंस वेरिएबल होगा, इसमें सेल्सियस इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, क्योंकि सेल्सियस ऑटोमेटिकली चेंज होता है जब हम फ़ारेनहाइट को चेंज करते हैं, या सेल्सियस को चेंज करें तो फ़ारेनहाइट चेंज होता है, ठीक है। यानी इसमें इंस्टेंस वेरिएबल एक ही है, इसमें कंफ्यूज ना हो, अभी आप बाद में समझ आएंगे। गेट फ़ारेनहाइट, गेट सेल्सियस, सेट फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ख़त्म बात। छोटा सा ये कोड है। और आपको पता है कि जो कन्वर्जन्स होती है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान, उसका ये फार्मूला होता है जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके मैंने लिख दिया यहाँ, हम इसको रेफ़र करेंगे जब यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको आइडिया होना चाहिए अभी कि सेट एफ और सेट सी, सेट एफ और सेट सी, ये दो ऐसे फंक्शन हैं जिसके नतीजे में स्टेट चेंज होती है। इसलिए इस फंक्शन के अंदर ये दो मेथड ज़रूर होने चाहिए, सेट चेंज्ड और नोटिफाई ऑब्जर्वर्स। और हमारे पास ये जो टेम्परेचर मॉडल है, ये है क्या? बेसिकली मॉडल है, इसका नाम ही मैंने मॉडल रखा हुआ है, टेम्परेचर मॉडल, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। इसकी तरह झलक भी देख लेते हैं। ये हमें क्लास दे दी गई है और हमारा टास्क है कि हम ये दो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, बल्कि तीनों करेंगे, यानी कि हम इसको MVC के अंदर लेके जाएंगे। ये क्लास हमें दे दी गई है, इस क्लास को देख लेते हैं। पब्लिक क्लास टेम्परेचर मॉडल, सबसे पहले ऊपर देखें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने पहले ये इंपोर्ट किया, सही, ये नहीं भूलना आपने। उसके बाद आपने एक्सटेंड किया जो भी क्लास थी, सॉरी मैं आपकी नहीं समझा। इसको ऑब्जर्वेबल टेम्परेचर मॉडल है ना, इसका मॉडल ये होता है आपका जो टेम्परेचर मॉडल एक्सटेंड ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ये कंफ्यूज ना हो, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेबल से कंफ्यूज ना हो। ऑब्जर्वेबल आपका वो होता है जिसकी स्टेट को आप मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके अलावा इसमें कंस्ट्रक्टर्स हैं। अब इसमें क्या हो रहा है मेरे ख्याल से ये बताने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन ये चीज़ बताने वाली है कि सेट एफ के अंदर जब भी हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेट कर रहे हैं तो हम ये दो फंक्शन ज़रूर कॉल कर रहे हैं, देखें। इसी तरीके से जब भी सेट सी के अंदर हम सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करके दोबारा फ़ारेनहाइट अपडेट कर रहे हैं तो दोबारा से ये दो फंक्शन ज़रूर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल ज़रा सादा सी है, इसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सेट सी को हम सेव नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, सॉरी। वैल्यूज़ को सिंपल हम रीड कर लेंगे, यानी कि गेट सी है ना, यहाँ पे गेट सी के अंदर से गेट सी आपको पूरा एक कैलकुलेट करके खुद ही सेल्सियस कैलकुलेट करता है और रिटर्न कर देता। अगर आप चाहें तो इसमें आप इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं महसूस यहाँ पे हो रही, इसलिए इसको नहीं बनाएगा, ठीक। ऑल क्लियर। अब ये क्लास जो कि बनी हुई है तो इसलिए इसका कोड यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं।
अच्छा जी, ये हमारे पास कोड है, इसको हम क्या करते हैं फ़िलहाल तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये भी मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली नेट मीन के अंदर, इसलिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप नया प्रोजेक्ट बनाएं, उसका नाम रखें आप जी, एक्सक्यूज़ मी, इसका नाम रख दें आप कोई फ़र्ज़ कर लें टेम प्रोजेक्ट, ठीक। शो नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक। उसी तरह जैसे आप इक्लिप्स में करते हैं। टेम प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आप एक क्रिएट करेंगे नई फाइल जावा की, पैकेज के अंदर जावा फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दें, ये टेम्परेचर मॉडल था ना, टेम्परेचर मॉडल फिनिश। अब ये क्लास आपके पास बन गई है, ये आपकी टेस्ट क्लास है टेम प्रोजेक्ट, और ये आपकी अभी जो बनाया है मॉडल वो है। इसको आप फ़िलहाल कर दें खाली। आपके पास जो टेक्स्ट फाइल थी उसमें ये कोड है, इसको हम कॉपी करते हैं, वापस आके इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये काम हमने कर लिया, लेकिन अभी हमने सब कुछ जोड़ना है, ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसको हम कर लेते हैं सेव। अब इसको बनाने से पहले हम ये बनाएंगे व्यूज़। तो चलें व्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें बनानी पड़ेंगी दो क्लासेस। तो राइट माउस क्लिक करें और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा अदर्स के अंदर और स्विंग GUI फॉर्म्स के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर दें जे फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसका नाम आप रख दें सेल्सियस डिस्प्ले, सेल्सियस डिस्प्ले डॉट जावा, सेल्सियस डिस्प्ले डॉट जावा। ये व्यू है आपका, ये व्यू है या ये चीज़ है। अगर किसी आपको नहीं ध्यान आ रही चीज़ें तो पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लें। ये इंटरफेस यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो राइट साइड पे आपको डिफरेंट कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक लेबल चाहिए, हमें चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए और दो बटन्स चाहिए। डन। इसको थोड़ा सा आप कर लेते हैं जी, समझ नहीं आ रही? अच्छा, यहाँ से आप व्यू करके देख लें कि इसकी शक्ल सूरत क्या होगी। इसकी शक्ल सूरत कुछ अभी यूँ है, तो अच्छी तो नहीं लग रही। हमें इसके अंदर कुछ लिखना भी है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। इसको राइट माउस क्लिक करें या राइट साइड पे आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, ये देखें, या राइट माउस क्लिक करके भी खोल सकते हैं। तो
सबसे पहले तो ये काम करें कि जो डिफ़ॉल्ट लेबल लिखा है इसको तो पहले ख़त्म करें ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो लेबल है इसको लिख दें आप कि सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, सेल्सियस डिस्प्ले लिख दें। अब स्पेलिंग अगर गलत हो गई तो माफ़ कीजिएगा, आगे चलते हैं। बटन, ये जो एक बटन होगा वो क्या करता है, इंक्रीज़ और दूसरा डिक्रीज़ करता है। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, इंक्रीज़ एंड लोअर या डिक्रीज़, ठीक, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड। हाल के लिए कुछ भी नहीं, ये हमारा तकरीबन 2 मिनट में इसके पीछे एक पूरी दास्तान हरम है जिसका मैं बताना नहीं चाहता फ़िलहाल अभी क्योंकि टाइम थोड़ा है, लेकिन ये कि इसका आइडिया ज़रूर दूंगा ये क्या हो रहा है पीछे इसके, ठीक है। अगेन आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी शक्ल सूरत क्या होगी। अब कुछ बेहतर लग रही है, इट्स ओके, ठीक है। इसको हम करते हैं अब बंद, दोबारा इधर आते हैं और इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करके एक नया डिस्प्ले बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे अगेन जे फ्रेम का, ठीक है। और इसका नाम हम चेंज रखेंगे एफ डिस्प्ले, ठीक है। ज़रा मैं सिंपल ही नाम रख रहा हूँ ताकि लिखना ना पड़े ज़्यादा। अगेन वही काम दोनों करने हैं आपने। दो आपने बटन बनाने हैं, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि ये आप यूज़ करेंगे लेकिन आपको पीछे सारी दास्तान हरम पता होनी चाहिए, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते इसको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कि अंधा इस्तेमाल नहीं कर सकते इसका। फ़ारेनहाइट increase इंतहाई सिंपल से 2 डिस्प्ले तैयार हो गए। लेकिन जब आप यूँ करेंगे इनकी ज़रा बैक एंड पे जाएं तो आपको एक रेडीमेड कोड मिलेगा जो कि हो सकता है कि आपको कुछ समझ भी ना आए। अगर आपको GUI में इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा तो ये लंबा चौड़ा सा कोड मिलेगा, लेकिन इससे परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ आसान रीडिंग्स दूंगा जो आप पढ़ के बड़े खुद भी कोडिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बल्कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हेड फर्स्ट जावा का जो GUI के ऊपर लेक्चर है यानी GUIs एक पूरा चैप्टर है वो आप थोड़ा बहुत देख लें उसको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें क्या हैं। बहरहाल ये इसका कोड है, इसके हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हमने क्या किया, 2 व्यूज़ बनाए, ठीक है, और एक हमारा टेम्परेचर मॉडल तैयार है। तो वाई नॉट गो फर्दर एंड अप्लाई द ऑब्जर्वर पैटर्न ऑन दीज 2 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे। तो ज़रा चलते हैं वापस अपने थ्योरी की तरफ और देखते हैं कि हमें थ्योरी क्या कहती है। ये तो हमने बना लिया, ऑल क्लियर, ये बनाना है ना। तो ज़रा स्टेप दोबारा देख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। ये 2 इंटरफेसेस हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं आसान चीज़, ज़रा वापस आते हैं। इसने एक्सटेंड किया हुआ है जे फ्रेम को। जे फ्रेम एक जावा के अंदर स्विंग के अंदर बिल्ट इन क्लास है जे फ्रेम। तो जे फ्रेम का मतलब होता है जो भी क्लास इसे अडॉप्ट करती है या इनहेरिट करती है वो जे फ्रेम बन जाती है। जे फ्रेम का मतलब ये होता है कि खाली
फ्रेम, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ GUI चीज़ें लिख सकते हैं, GUI कंट्रोल्स लिख सकते हैं, बटन्स, रेडियो बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, ये चीज़ें। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको ये जो F डिस्प्ले है, सॉरी पहले इसकी बात कर लेते हैं सेल्सियस डिस्प्ले की, उसके बाद चलते हैं। ये जो सेल्सियस डिस्प्ले है इसको हमने पहले ऑब्जर्वर बनाना है। ये ऑब्जर्वर भी होगा, डिस्प्ले भी होगा और ऑब्जर्वर भी होगा, इसके दो ऑब्जर्वर इसका रोल होगा। तो हम यूँ लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स क्या नाम था जी, हमने लिखना है ऑब्जर्वर, ओ बड़ा, ठीक है, ऑब्जर्वर। अब यहाँ से आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं जो चीज़ें मिसिंग हैं, उसी तरीके से जैसे आप पहले करते होते थे जब आप ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है। वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये खुद बहुत लिख देते हैं। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। हम यूँ कर लेते हैं कि फ़िलहाल ऑब्जर्वेबल भी इंपोर्ट करा लेते हैं, उस समय ज़रूरत पड़े उसकी, बल्कि पड़ेगी क्योंकि हमने इसको ऐड कराना है। तो ऑब्जर्वेबल अब ठीक है, ओके जी। तो देखते हैं अभी हमारे स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। हमने सिर्फ अभी ये कहा, हमने अभी इस तक क्या किया है, हमने पहले तो इसे इम्प्लीमेंट कराया है ऑब्जर्वर पैटर्न, ऑब्जर्वर क्लास, इंटरफेस क्लास। और सेकंड स्टेप हमने ये किया है कि ये पैकेजेस इंपोर्ट करा लिए। और अब तीसरा स्टेप ये है कि वो नीड टू इंस्टेंस वेरिएबल, एक, अब फ़िलहाल तो हमें एक चाहिए अभी क्योंकि दूसरा अभी अवेलेबल नहीं है, कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है अभी। तो हम फ़िलहाल ये करते हैं कि इसमें लिख लेते हैं ऑब्जर्वेबल हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए इसके अंदर ये चीज़ रजिस्ट्रेशन करानी है हमने इसकी। ये जो ऑब्जर्वर है इसकी रजिस्ट्रेशन करानी है ऑब्जर्वेबल के साथ। तो सबसे पहला स्टेप ये कर लेते हैं, आसान स्टेप लग रहा है कि हम चलते हैं इधर, और इसका कंस्ट्रक्टर कहाँ है जी, ये कंस्ट्रक्टर है इसका। ये इनिट कंपोनेंट्स को आपने भूल जाना है, ये इसका ताल्लुक GUI से है, इसकी परवाह नहीं करनी, आपने इसके नीचे आ जाना, ठीक, इसको छोड़ दें जो भी है ये। यहाँ पे आपने अपने चीज़ें डालनी है जो भी आपकी हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी तक ये एरर दे रहा है, इसकी वजह क्या है, कोई बता सकते हैं? इसकी वजह ये कि हमने इंटरफेस मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जो इसके अंदर हैं। तो आप इसको क्लिक करें, इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, क्योंकि देखें ऑब्जर्वर एक इंटरफेस है और इसके अंदर कुछ मेथड ऐसे होंगे जो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। इज़ इट ट्रू? तो मैंने जब भी क्लिक किया इसके ऊपर तो इसने ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट किए हैं। तो ज़रा चलते हैं, देखते हैं किसने क्या किया। हाँ जी, अपडेट। तो ऑब्जर्वर के पास एक मेथड होगा अपडेट, जो उसको पकड़ के जो जोड़ेगा कि मैं अपडेट हो गया, तुम भी अपडेट हो जाओ, आप मैं बदल गया, तुम भी बदल जाओ, ठीक है। तो अपडेट ये वो मेथड है, ठीक है। ये कौन ये कब कॉल होता है? जब ये दो मेथड कॉल होते हैं, खास तौर पर ये नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। खूबसूरती की बात ये है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्ट इन चीज़ें हैं सारी, जावा बिल्ट इन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या लिखना है, ये अभी थोड़ी सी आगे की बात है, अभी इसको देखते हैं। हमने एक काम तो कर लिया है कि इसको ऑब्जर्वर बना लिए। क्या ये ऑब्जर्वर मुकम्मल बन गया? दोबारा आते हैं स्टेप्स की तरफ। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे इसकी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये देख तो ले लें मुझसे, हमीदुल्लाह का। इसने जमा कराया अभी तक? कोई रह तो नहीं गया, हाथ खड़ा करके रह गया? ये अभी 10 बजे के बाद फ़ौरन जाया। ये अर्जेंट बेसिस पे काम करना है, ये चेयरमैन साहब वरना आपको फाइन करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है? रजिस्ट्रेशन। ऑब्जर्वर अभी तक ऑब्जर्वर मुकम्मल नहीं बना जब तक रजिस्टर नहीं कराएंगे आप इसको। याद रखें, सब्सक्राइबर पब्लिशर रिलेशनशिप याद रखें। जब तक आप किसी अखबार को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके घर में कैसे आएगी? इसलिए आप ये सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो आप क्या करें, वापस जाएं ज़रा, किधर? ऑब्जर्वर के पास।
अच्छी बात यह है कि आप इसको यहाँ कंस्ट्रक्टर में करें ताकि ऑटोमेटिकली खाल हो जाए। तो हम यूँ करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये करने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा। हमें एक यहाँ पे आके इस जगह पे एक छोटा सा इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा। किसका? ऑब्जर्वेबल का, जो गुजर चुका है, यानी कि टेम्परेचर मॉडल का। लेकिन हम इसको जेनेरिक बना लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम इसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल, इसको कह लेते हैं मॉडल। इसके पीछे लिख देते हैं हम प्राइवेट, ये स्पेलिंग पर गलत कर दिया मैंने, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जी। एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता होना चाहिए इसका और इसका पता तो होना चाहिए ना। ये टाइट कपलिंग नहीं है, खाली पता लगाना। अगर जब ये चेंज होगा तो आप इसको फॉरन इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ से उड़ा के चेंज कर सकते हैं जी। अब आगे वाली चीज़ क्या करनी है, इसको रजिस्टर कराना है। तो आप कहेंगे मॉडल डॉट, देखें जब भी मैंने डॉट प्रेस किया तो सारे मेथड किसके शो हो रहे हैं? ऑब्जर्वर के, बिल्ट इन। ये मैंने नहीं लिखे, ऐड ऑब्जर्वर, काउंट ऑब्जर्वर, डिलीट ऑब्जर्वर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लिक करें ऐड ऑब्जर्वर और दिस। किस चीज़ को रजिस्टर करा रहे हैं? इसी चीज़ को, दिस, यही ऑब्जर्वर है, ये क्लास खुद ऑब्जर्वर है, तो इसी चीज़ को रजिस्टर करा रहे हैं, इसलिए दिस लिख दिया। दिस मीन विद रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट सेल्सियस डिस्प्ले। सेल्सियस डिस्प्ले का मतलब है दिस। ऑल क्लियर? ओके जी, हमारे अभी काफ़ी हद तक स्टेप क्लियर हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ रहती है कि जब बटन प्रेस हो तो कुछ हो, इसे कहते हैं इवेंट हैंडलिंग, यू नो। अच्छा, अब ज़रा आते हैं वापस, सबसे पहले सेल्सियस डिस्प्ले की तरफ आते हैं जल्दी से। नहीं, बल्कि यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा और हमें कंट्रोलर्स लिखने पड़ेंगे। ऐसी बात है ना। सबसे पहले चलते हैं कि टेम्परेचर मॉडल ज़रा दोबारा देखते हैं, इसमें क्या चीज़ें थी। इसमें था गेट एफ, गेट सी, सेट सी, सेट एफ वगैरह वगैरह, ठीक। अब चलते हैं कंट्रोलर्स जो होंगे, वो भी कंट्रोलर जो होता है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ज़रा क्या करना चाहिए कि खुद कुछ नहीं करता, करवाता है। किससे? इससे, मॉडल से। व्यू क्या करता है? अपनी फंक्शनैलिटी डेलीगेट करता है, जो उसके मतलब की नहीं है। मतलब इंक्रीज टेम्परेचर करना इसका काम नहीं है, इसका काम सिर्फ डिस्प्ले कराना चीज़ें। इज इट ट्रू? ये कहता है यार ये तो मेरा काम नहीं है, ये डेलीगेट कर देता काम है, ये लो भाई तुम करो काम, ये तुम्हारा काम है। कंट्रोलर का काम भी ये नहीं है, मज़े की बात। कंट्रोलर कहता है अच्छा, ये सोचता है, ये मैपिंग करता है, हाँ भाई ये जो चीज़ मेरे पास आई है इसकी मैपिंग कहाँ करूँ, कौन सा मॉडल मुझे आंसर देगा इसका। वो ज़रा थोड़ी सी जमा तबदील करके भेज देता है एक स्पेसिफिक मॉडल की तरफ, और फिर बैठ जाता है स्कूल के साथ। ये मॉडल जो ही काम करता है, अगर वो स्टेट चेंज होती है फ़ौरन से ऑटोमेटिकली जो बिल्ट इन जावा पैटर्न है उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली जो एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि अपडेट हो गया। ऑल क्लियर? हम यूँ करते हैं जल्दी से ज़रा कंट्रोलर्स लिख लेते हैं, ताकि कंट्रोलर लिखने के लिए मैं जो काम करूँगा वो ये करूँगा कि हम जावा क्लास लिखेंगे। ये कंट्रोलर जावा क्लास होगी, इंटरफेस क्लास नहीं होगी। इसका नाम रख लेते हैं हम टेम्परेचर कंट्रोलर। डीकपलिंग के लिए मैं ज़रा यहाँ पे इसको बल्कि यूँ कर लेते हैं कि इसको इंटरफेस बना लेते हैं और इन चीज़ों को उड़ा देते हैं। मैंने इसको इंटरफेस इसलिए बनाया है ताकि ज़रा डीकपलिंग रहे। ये हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है, वेटर्स क्लास और मैन्यूज क्लास अगर याद करें आप, या आइटरेटर पैटर्न याद करें तो आपको डीकपलिंग बड़ी अच्छी समझ आएगी। अब मसला ये है, अगला सवाल ये है कि इसमें मेथड क्या आएंगे। इंटरफेस की तरफ सोचें ज़रा, इंटरफेस क्या था? इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर। एक तो ये दो मेथड आएंगे इसमें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करें, लिखें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट increase temperature, void increase temp
ठीक है, ऑल क्लियर। मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ और एक और मेथड लिख रहा हूँ, इसे कॉपी पेस्ट करके, सॉरी, सिर्फ यहाँ पे एक तब्दीली करूँगा, डिक्रीज टेम्प। मेरे ख्याल से कंट्रोलर काफ़ी है तरह। अब नीचे इसके हम लिखते हैं कंक्रीट क्लासेस। एक चीज़ याद रखिएगा कि पब्लिक क्लास है और नीचे आपने पब्लिक वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि एक ही फाइल में मैं सारी क्लासेस क्रिएट कर रहा हूँ। क्लास, ये कंक्रीट क्लास है, इसका नाम रखते हैं हम सेल्सियस कंट्रोलर, ठीक है, सेल्सियस कंट्रोलर। और इसको हम करा लेते हैं इम्प्लीमेंट्स, क्या ये चीज़ ठीक है जी। ये वही एरर दे रहा है जो आपको पता है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड जितने भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इन बॉडीज़ को हम खाली कर देते हैं, इस बॉडी को भी खाली कर देते हैं, ठीक है। ले जी अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट करने लगा और इसी तरह का एक छोटा सा कंट्रोलर है, छोटे छोटे कंट्रोलर्स हैं ये, और यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं एफ कंट्रोलर। मज़े की बात यह है कि उसमें भी यही दो मेथड है, तो हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने दो छोटे छोटे कंट्रोलर्स बनाए और एक उसकी इंटरफेस क्लास बनाई है, यानी कि यूँ करके कुछ किया जाए। अगर आपको विजुलाइज करना नहीं आ रहा तो ये कुछ काम किया हमने। ये कंट्रोलर सेंसर के पास है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, ऑल क्लियर। टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा, जल्दी से काम करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसकी मैपिंग कर सकें। इसमें कोड क्या आएगा, बड़ा आसान सा कोड होगा। इंक्रीज टेम्परेचर है ना, तो सही है। अब ज़रा वापस थ्योरी की तरफ चलते हैं और ज़रा इससे पूछते हैं कि ये कंट्रोलर के लिए हमें क्या रिकमेंड कर रहा था। ज़रा वापस आते हैं, स्टेप्स क्या थे। फॉर द कंट्रोलर्स यू नीड टू इंस्टेंस वेरिएबल्स, द वन फॉर व्यू एंड वन फॉर मॉडल। तो चलें ज़रा चलते हैं, सबसे पहले सेल्सियस की तरफ चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसमें हमें क्या लिखना है। ये सेल्सियस है, सेल्सियस कंट्रोलर है, ठीक है। इसके अंदर हम पहले तो लिखेंगे ये जो सेल्सियस डिस्प्ले है, सेल्सियस डिस्प्ले सेल्सियस डिस्प्ले इंस्टेंस वेरिएबल बना लिया। इसके पीछे हम लिख देते हैं प्राइवेट, ताकि डाटा हाइडिंग भी हो जाए, इसकी इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी हो जाए। हाल के और दूसरा पे चाहिए, इसका एक चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट टेम्परेचर मॉडल, सॉरी टेम्परेचर मॉडल टेम्प। ऑल क्लियर। अब इसके अंदर आ जाए ज़रा और देखते हैं कि आपको क्या करना है इसके अंदर। सिंपल देखें, टेम्प, सॉरी इससे पहले एक छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा कि इसका एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो राइट माउस क्लिक करें, जादू वाला काम करते हैं आज। इंसर्ट कोड, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर सादे वाला चाहिए, यस। सेल्सियस डिस्प्लेस ने अपडेट किया बल्कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि हम यूँ कर लेते हैं, एक आसान काम करते हैं, बजाय इनिशलाइज करने के हम
why not we create the object in this controller, Celsius display, ये भी इसका ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं। ये सेल्सियस डिस्प्ले है, यानी कि हम जब भी कंट्रोलर बनाएंगे तो सेल्सियस को बहुत इसका याद करें। वेटर्स क्लास, जब वेटर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो वेटर्स क्लास के अंदर हम उसका जो मेन्यूज़ थे उनके ऑब्जेक्ट से बना लेते थे। याद आया कुछ? अच्छा, आप ज़रा इधर आ जाएं और लिखें temp डॉट, नहीं ये इसलिए एरर दे रहा है बिकॉज वी हैवंट इनिशियलाइज येट। तो सेल्सियस कंट्रोलर के अंदर हमें जो काम करना पड़ेगा वो टेम्परेचर मॉडल, टेम्परेचर मॉडल temp और दिस डॉट temp इज इक्वल टू temp। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर या नॉट? इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और इनिशियलाइज किया है, और इस केस से मैंने एक छोटा सा काम ये भी किया कि इसको क्रिएट भी कर लिया है ताकि इसका हमें खुद से ना क्रिएट करना पड़े मेन क्लास में। ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे आ जाए इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर के अंदर क्या करेंगे? अच्छा, ये कंट्रोलर है, ठीक है, इसने खुद कुछ नहीं करना, इसने डेलीगेट करना है इसकी तरफ। तो आप डेलीगेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप करें temp डॉट व्हाट इज नॉट रेफरेंसिंग, ओके, ये एक पैकेज में नहीं है, पैकेज तो एक ही है सबका। इसका पैकेज हाँ, इसका पैकेज नहीं है तो इसका पैकेज बना लेते हैं। ठीक, इसको एक ही पैकेज में कर लेते हैं। ठीक, टेम्परेचर मॉडल कुछ भी नहीं किया, पैकेज सबको एक पैकेज में आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई थी, टेम्परेचर मॉडल क्योंकि हमने खुद बनाया था, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट मिसिंग थी पैकेज वाली, इसलिए एरर दे रहा था। एक पैकेज में होंगे तो रेफ़र कर सकते हैं ना एक दूसरे को। एक घर में लोग होंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, वरना पराए घर में कौन जानता है एक दूसरे को। ये वो वाली बात है। टाइम अब ये दे रहा है कुछ मेथड हमें चाहिए। ये सेल्सियस है ना, सबसे पहले तो गेट करें सेट गेट सी, किससे? कंट्रोलर से। इससे लें गेट सी, ये इंक्रीज टेम्परेचर है, प्लस करें 1 और फिर दोबारा सेट कर दें टेम्परेचर को इसी से, temp डॉट सेट सेट सी। ये स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ आई है? नहीं समझ? ये स्टेटमेंट समझ नहीं है जो लिखी हुई है? आ गई समझ? कुछ भी नहीं किया। पहले हमने किया गेट। अच्छा, स्टेप नंबर 1 इधर देखिएगा ज़रा और से। स्टेप नंबर 1 हमने पहले टेम्परेचर लिया, इससे से टेम्परेचर लिया, लेने के बाद ऐड किया इसमें। ऐड करने के बाद इसे कहा कि अब तुम अपडेट कर दो इसको, या अपडेट करने का मतलब है कि सेट सी कर दो। जो सेट सी किस में था? टेम्परेचर मॉडल के अंदर था। बस इसने इतना ही काम किया।
ऑल क्लियर? कुछ भी नहीं किया इसने, खाली इंफॉर्मेशन ली है, छोटा सा काम करके फिर वापस दे दिए। ऑल क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं। यही काम हमने करना है यहाँ पे, लेकिन ज़रा डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे आपको -1 करना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि यही सारे काम आपको करने हैं उधर। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यही सारे काम आपको यहाँ भी करने हैं। तो सबसे पहले आप इसमें इंस्टेंस वेरिएबल क्या बनाएंगे? ये है f डिस्प्ले, तो आप कहेंगे f डिस्प्ले, ओके जी। आप इसके पीछे लिख दें प्राइवेट, और इसको मॉडल का भी पता होना चाहिए, तो आप लिख दें प्राइवेट टेम्परेचर मॉडल। टेम्परेचर सॉरी, अगेन वही काम करना है दोनों जो आपने पहले किए हैं, लेकिन इसमें आप यूँ कर लेते हैं कि इसमें भी जल्दी से कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, 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 और इसके अंदर आप अगेन वही काम करेंगे जो ऊपर किए हैं, ये वाले। बल्कि इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। लेकिन इसकी जगह पे f डिस्प्ले आएगा, ठीक है। अगेन हम ये करेंगे f इज इक्वल टू न्यू डिस्प्ले, ऑल क्लियर। और इसके बाद करेंगे दिस डॉट temp is equal to temp, sorry, model। टेम्परेचर मॉडल था, इसका भी नाम टेम्परेचर टेम्प ही रख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रह जाए, ठीक है जी। ऑल क्लियर यहाँ तक? अभी तक हमने कंट्रोलर बना लिया जो कि बड़े आसान और सिंपल है। अब वही काम करना है जो हमने उसके साथ किया था, इसका ये भी तकरीबन उसी तरह है। आप चाहें तो एक कंट्रोलर भी बना सकते हैं इसके लिए, क्योंकि सिंपल एग्जांपल है कि मैंने जानबूझ के ये काम किया ताकि आपको थोड़ी बहुत। तो अगेन ऊपर जाएं, इसको कॉपी करें और वापस नीचे आएँ। यहाँ पे सिर्फ आपने करना है F, और यहाँ पे भी करना है F, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट है। अगर अभी भी जिसको समझ नहीं आ रही तो ये सबसे पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद ये काम होगा, फिर उसके बाद ये काम होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपने, यहाँ तक हमारा तकरीबन काम कंप्लीट है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये जो डिस्प्ले होता है, अगर आपको याद हो कभी आपने कोडिंग की हो, CC डॉट सेट विजिबल ट्रू करना होता है ताकि ये नज़र आए। सेट विजिबल ट्रू करना होता है ताकि ये नज़र आए। इसी तरीके से यही काम हमने इसके लिए भी करना है, जो कि हमारा फ़ारेनहाइट डिस्प्ले था। सेट सेट विजिबल ट्रू, सेट विजिबल ट्रू का मतलब नज़र आ जाता है, सामने डिस्प्ले हो जाता है। ऑल क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलें अब आते हैं वापस अपने सेल्सियस डिस्प्ले की तरफ। इसको ज़रा एडिट करते हैं और इसके कोड में चले जाते हैं। क्या हमने अभी तक काम सारे कर लिए हैं कंप्लीट? नहीं। जब बटन पे क्लिक होता है तो क्या होता है? कोई जादू होता है? ये क्या होता है? इवेंट हैंडलिंग होती है ना, यानी कि मज़े की बात है कि वहाँ भी ऑब्जर्वर पैटर्न इस्तेमाल होता है। आपने कभी नोटिस किया? जब बटन पे क्लिक होता है तो बेसिकली क्या होता है?
एक इवेंट जनरेट होता है, उस इवेंट को के लिए एक लिसनर होना चाहिए। उस इवेंट के लिए क्या होना चाहिए? एक लिसनर होना चाहिए जो मालूम कर ले कि अच्छा बटन क्लिक हुए, और फिर उस लिसनर के अंदर एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कॉल हो जाए ऑटोमेटिकली। अभी फ़िलहाल ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि अगले लेक्चर में बताऊं या किसी स्टूडेंट को कहूँ कि आपको लेक्चर दे दे इसके ऊपर, कंप्लीट GUI प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक सा आपको समझा दे। मैं कोशिश करूँगा अगर नहीं मुल्ला आके आपको समझा सके तो। इसको ओपन करते हैं ज़रा, इसके GUI इसको देखें ज़रा, इंक्रीज पे क्लिक करें और इसको इस पर राइट माउस क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको इवेंट नज़र आ रहा होगा, देखें इवेंट्स आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, इवेंट्स, इस पर क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म, इस पर इसको सिलेक्ट करें और एक्शन परफॉर्म नंबर बटन 1 एक्शन परफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें। जो ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो उसी जगह ले जाएगा कोड के अंदर जहाँ पे आपको कोडिंग करनी है। ज़रा दोबारा मैं इसको हाँ डबल क्लिक से चला जाता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उसने अपडेट नहीं किया। दोबारा आते हैं, दोबारा कर लेते हैं, चलें कोई बात नहीं। इवेंट्स पे गए, एक्शन परफॉर्म किया, अच्छा इस जगह क्या करना है हमने, अब ये ज़रा सोचने वाली बात है, इतनी ज़्यादा भी सोचने वाली वैसे बात नहीं है, लेकिन फिर भी है कुछ ना कुछ। ऊपर आए ज़रा, आप मुझे ये बताएं कि इसने कंट्रोलर की तरफ रिज्यू करना होता है। ऑल क्लियर? जब भी कोई बटन प्रेस होगा उसने खुद तो कुछ काम करना नहीं है, मास ये बटन को चेक करना कि बटन प्रेस हो गया। जब बटन, क्योंकि बटन प्रेस को चेक करना इसका काम है, क्योंकि GUI है, जब बटन प्रेस होगा उसके बाद इसका काम खत्म होगा, अगला काम इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये उसके एक कंट्रोलर को कॉल करेगा बस। तो कंट्रोलर को कॉल कैसे करना है? सिंपल तरीके से सबसे पहले तो मालूम करें इसके कंट्रोलर का नाम क्या है और इसमें कंट्रोलर है भी या नहीं। दोबारा चलते हैं ज़रा व्यू की तरफ। हाँ जी वही ना, दोबारा इसको ऑब्जर्वर्स को देखें ज़रा। ये दो काम हमने अब तक नहीं किए, जिसकी वजह से हम अब फ़िलहाल हम काम नहीं कर सकते। तो ये जल्दी से दो काम कर, एक तो काम हमने कर लिया ये वाला, ये काम किया, लेकिन ये काम नहीं किया कंट्रोलर वाला। तो कंट्रोलर का बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेम्प कंट्रोलर के नाम से हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और इसको आप इनिशियलाइज भी करा दें इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आके टेम्परेचर कंट्रोलर, ये काम करना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा कि इस वक्त टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट है कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना सब। अब चलते हैं ज़रा टैब C। अच्छा, ये इसके अंदर मेन मेथड खुद ब खुद क्रिएट कर देता है, इसको ख़त्म कर दे आप, बस इतना काम करना है। इसके अंदर कोई मेन मेथड नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अब ऊपर आए दोबारा, इधर ये बटन था ना,
अब लिखें temp c डॉट इंक्रीज temp, ख़त्म बात, फिनिश। हाँ जी, दूसरा कंट्रोलर बनाते हैं। अब दोबारा जाते हैं दूसरा कंट्रोलर बनाने के लिए। सॉरी, दूसरा कंट्रोलर नहीं, दूसरा इवेंट हैंडलर। हाँ हाँ जी, उसका करते हैं। पहले हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे। ऑल क्लियर। दोबारा वही काम करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इवेंट्स पे क्लिक करें और यहाँ से कॉल कर लें आप एक्शन परफॉर्म टू, और इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, अगेन temp c डॉट डिक्रीज टेम्परेचर, ख़त्म बात। इसने डेलीगेट कर दिया, इसका काम तो नहीं थोड़ी है इंक्रीज टेम्परेचर करना, ये तो GUI है। इसने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है, इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो ये तुम्हारा काम है। इसने फ़ौरन डेलीगेट कर दिया कंट्रोलर की तरफ। कंट्रोलर अब ये भी खुद नहीं कर रहा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है, थोड़ा बहुत जमा तफरीक करके दोबारा से दे देता है। अपडेट भी तुम करो और दो भी मुझे तुम। अच्छा, अब एक जो ज़रूरी काम हमारा रह गया इसमें, अपडेट फंक्शन, कि जब भी ये नोटिफाई करेगा इसको, इसके अंदर एक अपडेट होना चाहिए जो कि रिसीव करे उस नोटिफिकेशन को। तो ज़रा नीचे आ जाए, सबसे नीचे यहाँ पे। अब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इसको किस तरीके से करना है। इसके अंदर एक ऑब्जर्वेबल आपको नज़र आ रहा है ना? ये ऑब्जर्वेबल क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि ऑब्जर्वेबल सब्जेक्ट है, लेकिन सॉरी हमें पता तो है कि टेम्परेचर मॉडल है, अगर एक से ज़्यादा होते तो हमें ना पता होता कि ये कौन सा। फिलहाल हम ये कर रहे हैं, छोटा सा कोड लिखते हैं कि टेम्परेचर मॉडल हो ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? ऑब्जर्वेबल एक बहुत ही ये इंटरफेस है ना, इसको तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको डाउन कास्ट करेंगे टेम्परेचर मॉडल के अंदर। अल्लाह के सवारे हुए इंटरफेस है ये इंटरफेस है ऑब्जर्वेबल, इसका नाम ये है असल टेम्परेचर मॉडल। तो हमारे मतलब क्या, ऐसी बात है इसने इस इंटरफेस में इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि ये बिल्ट है और हमें फ़ायदे देते हैं, हमें स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट यूज़ करें, ये सख्ती से बना है डायरेक्ट यूज़ करना इंटरफेस को। पता है ना आपको इस चीज़ का, एक ज़ोरदार किस्म का थप्पड़ आता है कंपाइलर की तरफ से, ये तुम क्या कर रहे हो, यू डोंट नो कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये काम आप इंक्लूड कर सकते हैं कि इसका रेफरेंस इसमें डालें, उसको यूज़ करें, तो फिर बिस्मिल्लाह करें, फिर यूज़ करें, फिर टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें, व्हाट डू यू थिंक? हमें अपडेट करना है किसको, डिस्प्ले को। डिस्प्ले हमारे पास क्या है, JTextField1, ये देखें जो यूँ नज़र आ रही है, जिसके अंदर टेम्परेचर डिस्प्ले होता है और नीचे दो बटन हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो हमारे पास डिस्प्ले ये है, इसको अपडेट करना है ना हमने, तो फ़िलहाल इसको पढ़ना पड़ेगा। हम लिखेंगे डॉट गेट टेक्स्ट
एक सेकंड जी, हाँ सेट करेंगे। सेट टेक्स परसेंटेज क्या है भाई? सेट टेक्स किससे करेंगे? आप लिखें टी टी डॉट, ये किसका था? सेल्सियस है ना, तो आप गेट सी करेंगे इससे। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है? हाँ एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया एक देसी तरीके से। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का धोखा देने का मतलब ये होता है कि आप प्लस लें और साथ जो भी करें, ये खुद स्ट्रिंग बन जाएगी। कैट के नतीजे में ये इसको पढ़ के स्ट्रिंग बना देगा। ये जो सेट टेक्स्ट होता है ये हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है चीज़ें आपसे। तो स्ट्रिंग फॉर्म में लेने के मैंने क्या तरीका यूज़ किया, ये जो चीज़ थी जो भी थी इसको मैंने प्लस करके ये कर दिया, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग बन गया। तो पूरी स्ट्रिंग इसमें डाली जा सकती है। तो देखें ज़रा, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, बिल्ट इन मेथड क्या होता है जावा में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए? पार्स, हाँ अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए मैंने ये कर दिया। आप इसको ज़रा आप इसको पढ़ लीजिएगा नेट से, ठीक है? कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। मुझे जहन में ये आ रहा था तो मैंने ये कर दिया है। हम करते होते थे अक्सर ये काम, अगर आपको याद हो। बहरहाल तो टाइम है बस बहुत लिमिटेड है, 5 मिनट रह गए, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, इसको चलाते हैं ज़रा ये क्या है, ठीक है? अभी हमने क्या किया है, इसको किया अपडेट। अब जल्दी से विद इन नो टाइम हम इसको भी कर लेते हैं ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए। मैं बोलूँगा नहीं, ज़्यादातर काम करूँगा, इसलिए देखते चले जाएँ। We need to first convert this into an observer। तो सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे और उसके बाद हम ये काम करेंगे और उसके बाद हम ये सारे काम कर लेंगे, ठीक है? नीचे आएंगे और ठीक है जी, सबसे पहले इसका ये लिख लेते हैं क्योंकि हमें बता रहा था तो लिखा याद आ रहा है, ठीक है? हम लिखते हैं, बल्कि लिखना भी क्या है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं जल्दी से। लेकिन यहाँ पे F लिखेंगे, ओके? और जे टेक्स्ट फील्ड 1 नहीं होगा, ये दूसरा इंटरफेस है उसका भी 1 नहीं है, उसका भी एक ही है ना टेक्स्ट फील्ड। ये हमारा काम जल्दी से कंप्लीट हो गया, हमारे 2-3 काम इन एक्चुअल कंप्लीट हो गए। लेकिन ये जो काम है अभी ये रहता है ये वाला, सॉरी हो गया ये जी। तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो हमें वही इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाए हमने, दोबारा जाएं ऊपर, जल्दी से इंस्टेंस वेरिएबल बना लें। किस किस का पता होना चाहिए इसे? दोनों चीज़ों का। तो एक बना लें आप इसको पता होना चाहिए कंट्रोलर्स का और टेम्परेचर मॉडल का। तो फ़िलहाल तो मैं ये बना रहा हूँ टेम्परेचर और एक बना रहा हूँ मैं क्या कुछ पता होना चाहिए जी, आप बोल नहीं रहे, ये पता होना चाहिए ना इसको। तो यही वहाँ पे कॉपी कर लें। टेंशन किस चीज़ की है, ये लें जी, काम ख़त्म हो गया। और इसके कंस्ट्रक्टर में क्या चीज़ें आनी चाहिए? ये चीज़ें आनी चाहिए। इसके कंस्ट्रक्टर में ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे टी क्यों अननोन है? क्योंकि टी हमने यहाँ बनाया नहीं है, तो लिहाजा जादू हो रहा है ना, सारे काम हुए हैं पहले।
अब आसानी से कर रहे हैं काम हम, ठीक है। अब नीचे आ जाएं ज़रा जल्दी से। क्या नाम था भाई उसका, टाइम सी था ना, बोल नहीं रहे आप। टाइम सी टार्ट इंक्रीज टेम्परेचर, दोबारा जाएं इसकी तरफ। यहाँ पे इसका तकरीबन ये कंप्लीट है हमारा कोड, ठीक है। अब इसको चलाते हैं। नहीं ये हो गया, ये कहाँ यहाँ पे हुआ है, ये ऑब्जर्वेबल हमारा बना हुआ था ना, इसलिए आपको शायद वो फील हो रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है भाई, कहाँ एरर दे रहा है? हाँ इसमें दे रहा है, इसको ख़त्म कर दें। जहाँ भी आपको मेन नज़र आए ना, उसको पकड़ के यूँ करके अल्लाह हाफिज़ कर दें। अब ये ठीक हो गया। टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर क्यों एरर आ रहा है? सेल्सियस डिस्प्ले, हाँ जी। अब मसला ये हो गया हमारे पास कि सेल्सियस डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोलर भी ले रहा है, सेल्सियस ले रहा है ना, तो इधर आए तो यहाँ पे आप इसको डालना पड़ेगा टेम्प। कोई बात नहीं। अब इसको यूँ कर लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, टेम्परेचर मॉडल की जगह हम ऑब्जर्वेबल लिख लेते हैं और इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। जरा सेल्सियस डिस्प्ले को देखते हैं कि क्या था। टेम्परेचर, ओह सॉरी, ये टेम्परेचर कंट्रोलर ले रहा था ना। ठीक है जी। इस इधर गौर से देखेंगे आप, बाद में बहुत फिर शोर बजाते हैं, समझ नहीं आई, और सर पेपर में ना दें, इसलिए प्लीज़ ज़रा गौर से देखें। सेल्सियस डिस्प्ले के अंदर तभी थोड़ी सी गड़बड़ है फ्लू की वजह से, इसलिए टेंशन ना लें आप, मुझे ना देखें इधर देखें। दिस का मतलब है कि इस, यानी कि ये जो सेल्सियस कंट्रोलर है इसको चाहिए था, इसलिए दिस कर दिए आप। ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मसला हो गया भाई?
ज़रा चलते हैं ज़रा डिस्प्ले की तरफ, क्योंकि टाइम हमारे पास शायद हो गया हमारा। और मैडम आई हैं, किसकी क्लास है? अच्छा, मैं शुमैला की आपकी क्लास लेंगे अभी, ठीक है। इसको ज़रा ओपन करते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए मैंने जल्दी से ये काम कर लिया। टेम्परेचर मॉडल बनाया पहले, सबसे पहले टेम्परेचर मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ऑल क्लियर। उसके बाद सेल्सियस टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट बनेगा। सेल्सियस टेम्परेचर कंट्रोलर हमसे कंट्रोलर ले रहा था, ठीक है। सेल्सियस टेम्परेचर कंट्रोलर क्या ले रहा था, ज़रा दोबारा चल के देख लेते हैं। सेल्सियस टेम्परेचर कंट्रोलर को चाहिए थी दो चीज़ें, सेल्सियस डिस्प्ले, सेल्सियस डिस्प्ले भी चाहिए इसको और टेम्परेचर मॉडल भी चाहिए इसको। टेम्परेचर मॉडल तो सब मिल जाएगा लेकिन ये सेल्सियस डिस्प्ले इसे कैसे मिलेगा, ये ज़रा सोचने की बात है। मैंने एक तब्दीली की, आप घर जाके देख लीजिएगा कि क्या तब्दीली की है। सेल्सियस टेम्परेचर कंट्रोलर को क्या चीज़ें चाहिए थी, टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर को क्या चीज़ें चाहिए थी ये याद रखिएगा। टेम्परेचर मॉडल चाहिए, इसको भी टेम्परेचर मॉडल चाहिए, ठीक है। अब वापस आए थे, टेम्परेचर मॉडल। सॉरी, हमारे नाम क्या है, टेम्परेचर, हमने एक छोटी सी गलती की है जिसकी वजह से हमारा काम ख़राब हुआ है। हमने ये गलती की है, इसका नाम क्या था, आप सारे सोए हैं मुझे लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल आप जाग रहे हैं जी। ज़रा जल्दी से मैं चलाने लगा, इसको देखते हैं क्या होता है इसके साथ। कोई एरर आया, लेट्स सी कि क्या एरर है। हाँ जी, एरर है ऑब्जर्वेबल मॉडल, टेम्परेचर मॉडल भी यहाँ लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी,
1-2 मिनट। Excuse me. Temperature controller. अच्छा, इसको ज़रा चलाते हैं। इसमें कोई एरर अगर रहेगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी दोबारा से जो रह जाएगी थोड़ा सा पार्ट वो करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा एरर है, कोई कंपैटिबिलिटी का चक्कर हो गया किसी जगह पे। अब मुझे पता नहीं चला कि किस जगह पे, तो मुझे थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगा कोड जी। सॉरी, हाँ जी, दोबारा ज़रूर टेम्परेचर मॉडल चेक कर लेते हैं। अभी ये एरर किधर दे रहा है, ज़रा देखिएगा गौर से, किस क्लास में दे रहा है। ओह, ठीक है जी, पता लग गया एरर। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है, टेम्प और सेल्सियस दोनों आएंगी चीज़ें इसमें। इसी तरीके से यहाँ भी यही काम होगा। एफ डिस्प्ले कहाँ है? इससे पहले के टेम्परेचर मॉडल ये एक क्यों डिस्प्ले हुआ है? अब एक थोड़ा सा इसमें इशू है।
हम यूँ कर लेते हैं कि इसको मैं लेट्स सी, इसको दोबारा से चला के देखते हैं। अगेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, लेट्स सी कहाँ है जी। हमने मॉडल पे इनिशियलाइज नहीं किया है। लेट्स सी दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉडल है टी, चलें जी, जनाब। Now what we will do, we will increase the Fahrenheit temperature and Celsius temperature will be increased automatically। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जब भी ऑब्जर्वेबल की स्टेट चेंज होती है तो जो ऑब्जर्वर्स हैं, हमारे केस में ये 2 ऑब्जर्वर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं या अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेते हैं। शुक्रिया जी।